नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। एग्जिट पोल से दूरी, ये कैसी मजबूरी। जी हां, आज लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद ही खबरिया चैनलों पर परिणामों का पूर्वानुमान शुरू हो जाएगा। तकनीकी की भाषा में इसे एग्जिट पोल कहते हैं। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, इसीलिए एग्जिट शब्द ही बताता है कि ये पोल क्या है। जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे मतदाता वोट देकर बाहर आते हैं उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। कुछ और सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, वगैरह वगैरह। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें मतदाता या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। भारत में एग्जिट पोल को लेकर समय समय पर असंतोष के स्वर भी सुनाई देते रहे हैं। कई बार ऐसे परिणाम पूर्वानुमान एकदम विपरीत भी आए हैं। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त दी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बना ली, जबकि बीजेपी को केवल 25 सीटें ही मिल सकी। 2004 का चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए। उसमें तमाम एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हो गए और बीजेपी चुनाव हार गई। हाल के तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी की बढ़त को दिखाते हैं और कमोबेश परिणाम भी वही रहता है। लिहाजा 2024 के एग्जिट पोल के जरिए होने वाली टीवी डिबेट से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और इस पर बीजेपी का तंज भी आ गया। तो सवाल ये उठता है कि अलग अलग एग्जिट पोल्स अलग अलग अनुमान लगाते हैं, ऐसा क्यों, और क्या एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए। इसी विषय पर आज हम खास चर्चा करेंगे। तो लगातार एग्जिट पोल को लेकर के अब एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज जो आखिरी चरण का चुनाव है और 7 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया भी चल रही है और इसके बाद शुरू हो जाएगा एग्जिट पोल्स का दौर। और कांग्रेस ने हालांकि इसका टीवी डिबेट्स का एग्जिट पोल पर बाइकॉट कर दिया है, साफ तौर पर किनारा कस लिया गया है। और अब देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स सामने आते हैं, तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी की बढ़त को भी दिखाते हैं और कमोबेश परिणाम भी वही रहता है। लिहाजा 2024 के एग्जिट पोल के जरिए होने वाली टीवी डिबेट से कांग्रेस ने पूरी तरह से किनारा कर लिया और इस पर बीजेपी का तंज भी सामने आ गया। तो अब आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, तो चलिए सबसे पहले आपको हमारे मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। सचिन वर्मा, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही यश भारतीय, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मुक्ता जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि अब एग्जिट पोल्स का दौर आना शुरू हो गया। जो तमाम एजेंसियां थी, तमाम टीवी चैनल्स हैं, वो अब एग्जिट पोल्स रिलीज करेंगे। आज आखिरी चरण का रण है। आज शाम 6 बजे ये पूरा शोर थम जाएगा। सभी 543 सीटों पर जहां पर मतदान की प्रक्रिया चलती रही है, वो अब आज खत्म हो जाएगी और दौर शुरू हो जाएगा एग्जिट पोल्स का। तमाम बातें कही जा रही है और कांग्रेस ने टीवी डिबेट से किनारा कर लिया है। क्या रुख अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल से किनारा करना और क्योंकि अपनी बातें कांग्रेस पार्टी रख सकती थी जनता के सामने, लेकिन एग्जिट पोल्स को लेकर के टीवी डिबेट्स में आने से किनारा कस लिया है। गरिमा, देखिए, लगातार कांग्रेस इस बात का आरोप लगाती रही है कि जो मीडिया है वो उन्होंने उसका टर्म रख दिया था गोदी मीडिया। उसके बाद बीच में आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन जब बना था तो उन लोगों ने कई सारे टीवी एंकर्स को जो है उन्होंने बहिष्कार कर दिया था कि हम इनके टीवी डिबेट्स में नहीं जाएंगे। तो समय समय पे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस तरह की ये बॉयकॉट या अगर हम कहें इस तरह की चीजें वो करती आई, हम ये देख रहे हैं लगातार।
लगातार। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जैसे आज शाम से जो एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे और टीवी डिबेट में हिस्सा ना लेना, ये कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है कांग्रेस के लिए। आपको अपनी बात रखनी चाहिए। आपको लग रहा है मीडिया, अगर जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती है गोदी मीडिया, इंडिया गठबंधन ने कहा था कुछ एंकर्स जो हैं वो उनको बोलने नहीं देते हैं या उनको वो बहिष्कार भी उन्होंने किया था, लेकिन इन सब से कुछ नतीजा नहीं निकलता। आप बस एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली नहीं पहुंचता है। और जो एग्जिट पोल में आप 3 दिन लगातार 1 2 3 दिन आप हिस्सा नहीं लेंगे टीवी डिबेट्स में, तो इससे नुकसान किसका है? आप ही का नुकसान है, क्योंकि आप अपनी बात यानी कांग्रेस पार्टी की बात, इंडिया गठबंधन की बात आप जनता तक नहीं पहुंचा रहे। क्योंकि एग्जिट पोल सब देखते हैं, हर एक के मन में ये उत्सुकता रहती है कि आखिर क्या नतीजे आने वाले हैं 4 तारीख को। देखिए सबके अंदर ये कौतूहल है, सही या गलत ये तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा, लेकिन सबके मन में उत्सुकता है। और जिस एक कांग्रेस का एक और आरोप रहता है कि एग्जिट पोल के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। क्या एक माइंड गेम खेला जाता है, इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है एग्जिट पोल से, तो आपको तो हिस्सा लेके और उस पे अपनी बात को दमदारी से प्रेजेंट करना चाहिए कि नतीजे ऐसे नहीं आएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी है, लोगों के मन में ये भावनाएं हैं, लोगों ने इस मुद्दे पे वोट दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 दिन जो टीवी डिबेट में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस इससे अपना ही नुकसान कर रही है। और जो एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो इंडिया में एग्जिट पोल 1980 से शुरुआत हुई थी, दूरदर्शन में पहली बार हुआ था, प्रणय रॉय ने इसको होस्ट किया था। तो एक लंबी हिस्ट्री है। जरूरी नहीं है कि सभी जो एग्जिट पोल होते हैं वो सही होते हैं। हम कई बार देखते हैं, जैसे आज भी अगर हम देखेंगे तो जो तमाम एजेंसी एग्जिट पोल कर रही होंगी, सबके जो पोल और सबका आकलन है बहुत अलग रहता है। तो और ये नहीं कहा जा सकता कि ये श्योर शॉट होता है, तो ये तो एक अनुमान का होता है और आपको हिस्सा लेना चाहिए। चलिए मेरे साथ सचिन जी मौजूद है, मैं इनसे पूछ लेती हूं, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस का ये जो स्टैंड है कि एग्जिट पोल के टीवी डिबेट्स में हम हिस्सा नहीं लेंगे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए गरिमा, ये कांग्रेस की रुदाली गैंग जो है वो फिर से एक्टिव हो गई है। ये रुदाली गैंग जो थी वो पिछली बार अगर आपने देखा हो विधानसभा के समय भी एक्टिव हुई थी, जब इनके शीर्ष नेता दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया था काउंटिंग होने के कुछ दिन पहले ही। तो ये उसी तरह का, मैं तो ये इसको इस तरह से मानूंगा कि अभी हमारी पोलिंग जो है 7th फेज की चल रही है, मगर मैं इसको अर्ली ट्रेंड मानूंगा कि कांग्रेस ने अभी से हार अपनी मान ली है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो एग्जिट पोल के नतीजों को देखे बिना उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया है कि दे आर लूजिंग दिस इलेक्शन। तो कांग्रेस जो है अब जिस तरह का नैरेटिव खड़ा करती है और अपने जो वोटर्स हैं और जिस देश की जनता को भ्रम में रखती है, तो वो इस तरह का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसलिए वो एक्सपोज ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी जो है पार्टिसिपेट करने से डिबेट में मना कर दिया है। क्योंकि आज वो अगर ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं आज के दिन और कल परिणाम के समय उन्हें अगर अपना स्टैंड बदलना पड़ता है, तो वो आज अपने स्टैंड को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं कि आज वो ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क लगाएं या नहीं लगाएं। जब उन्होंने मध्य प्रदेश में बताया शीर्ष नेताओं ने कि हम यहाँ पर 12 सीटें जीत रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप बाकी कौन सी सीटें हैं जो आप हार रहे हैं, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए कि हम कौन सी सीटें हार रहे हैं। क्योंकि अगर वो मान लेंगे कि कौन सी सीटें वो हार रहे हैं, तो वो वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम के ऊपर या चुनाव आयोग पर या अधिकारियों के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाएंगे, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। एग्जिट पोल्स जो है कितना फुल प्रूफ होता है, क्योंकि एग्जिट पोल के पक्ष में आप लोग कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने टीवी डिबेट से एग्जिट पोल पर पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है। क्योंकि कई बार एग्जिट पोल जो होते हैं वो उसके ऑपोजिट होते हैं। हिमाचल का अगर देख लीजिए, बड़ी जीत के दावे आप लोगों की पार्टी को लेकर के किया जा रहा था, लेकिन एग्जिट पोल के बाद जो परिणाम सामने आए वो बिल्कुल उसके विपरीत आए थे। देखिए गरिमा, हम अगर इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने एग्जिट पोल को किसी तरह से कोई क्लीन चिट दे दी है। एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं पहले भी, और हम ऐसा नहीं मानते हैं कि फाइनल रिजल्ट हैं।
मगर हमें हेल्दी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तैयार हैं कि अगर हम उससे एग्री होते हैं तो उसमें अपना पक्ष रखेंगे, और अगर उससे डिसएग्री होते हैं तो भी उसके लिए हम अपना पक्ष रखने के लिए डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसको आप एग्जिट पोल को हमने किसी भी तरह से सर्टिफाई कर दिया है, उसको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे साथ एक सवाल यश और जी भी। मैं एक सवाल एक और पूछना चाहूंगी कि बहुत ये बातें हो रही थी कि राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि पीएम मोदी के साथ वो डिबेट करे, तब आप लोग क्यों नहीं डिबेट करते? देखिए, एक राहुल गांधी जी की आज जो उनकी पार्टी में जो पोजीशन है, वो पार्टी में पोजीशन उनकी सिर्फ एक सांसद के रूप में है, और उन्होंने अपने जो मुख्य वक्ता जो हैं वो अधीर रंजन चौधरी जी को आधिकारिक रूप से नियुक्त किया हुआ है। तो अगर अधीर रंजन चौधरी जी या खड़गे साहब ये अगर डिबेट करने का कोई प्रस्ताव रखें तो उसको स्वीकार करने के लिए लेवल प्लेइंग होती है वो, कि हाँ हम एक स्तर पर ही उसके बारे में वार्ता कर रहे हैं। लेकिन अगर एक सांसद, कल से कांग्रेस का कोई भी सांसद ये बोलने लगे कि हमें प्रधानमंत्री के साथ में डिबेट करना है, तो वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। या तो वो बिल्कुल ठीक है, कद रखें हमारे साथ और उस समाजवादी कद के पार्टी हिसाब के से वो प्रवक्ता डिबेट करें। यश भारती जी भी लगातार बने हुए हैं। यश जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने टीवी डिबेट से साफ तौर पर एग्जिट पोल को लेकर के इनकार कर दिया है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है इससे लेकर के, समाजवादी पार्टी का एग्जिट पोल को लेकर के क्या रुख है? क्योंकि विश्वसनीयता जो है वो अब तक नहीं बनी। 1980 में डॉक्टर प्रणव राय ने इसकी पहली बार शुरुआत की थी, फिर दूरदर्शन ने 1996 में नलिनी सिंह ने एग्जिट पोल को होस्ट किया था, जिसके बाद से लगातार अब एग्जिट पोल का सिलसिला चुनाव के बाद शुरू हो जाता है। आप लोगों का, समाजवादी पार्टी का इसे लेकर के क्या कुछ रुख? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है, वो नहीं शामिल हो रहा है, ये उनका पार्टी का अपना एक फैसला है, उस पर किसी भी पार्टी को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि समय समय पर हर पार्टी अपना एक निर्णय लेती है। भाजपा भी लेती है। भाजपा ने ईवीएम को लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बहुत सारी बात बोल रहे थे। देश के अंदर सबसे ज्यादा अविश्वास अगर किसी पार्टी ने ईवीएम को लेकर के दिखाया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गई, सड़क पे अपने एक्सपर्ट्स को लेकर के जनता के बीच में भ्रम फैलाया कि ईवीएम देखो खराब चीज है। ये इनके किरीट सोमैया जी महाराष्ट्र से सांसद हुआ करते, तो वो लेकर के सड़क पे घूमे, लोगों में एक माहौल तैयार किया कि ईवीएम से आपको दूर रहना चाहिए और इसका विरोध कीजिए। तो हर जगह ईवीएम के साथ सबसे ज्यादा अविश्वसनीयता, यहां तक कि किताब छापी इनके बड़े सांसद ने, वरिष्ठ नेता ने, लालकृष्ण आडवाणी जी ने उसका प्रस्तावना लिखा, किताब का विमोचन किया। तो हर प्लेटफॉर्म का ईवीएम का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है समय समय पर। तो आज अगर विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जिट पोल की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, जब आप ये पोल्स दिखाएंगे लास्ट में आप ही एक लाइन डाल देते हैं, हम दावे नहीं कर रहे हैं कि ये परिणाम बिल्कुल ऐसे ही होंगे, या आप खुद उस पर अविश्वसनीयता दिखाते हैं कि ये बिल्कुल एक्चुअल चीज़ नहीं है। तो जब कोई चीज़ एक्चुअल नहीं है, क्या सैंपलिंग का लेवल रहा, किन लोगों से आपने बात करी, उदाहरण के लिए मान लीजिए 4000 वोटर हैं किसी बूथ पे, आप 20 लोगों से ये तय नहीं कर सकते कि आप परिणाम लेंगे। उसमें अगर आपने युवाओं से बात करी तो युवा वर्ग कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, क्या वो काम करता है, महिलाओं से बात करी तो उनका एक अपना क्राइटेरिया है, पुरुष से अगर बात करी तो अपना उनका एक क्राइटेरिया है। तो सैंपलिंग के भी अलग अलग लेवल हैं। तो ये हमेशा ठीक हो और इनकी विश्वसनीयता हम माने, इनको हम ठीक ठहराएं, तो ये आप मीडिया के साथी भी उसको पूर्ण रूप से कभी सहमत नहीं होते हैं। तो हम राजनीतिक लोगों का पूर्ण रूप से सहमत होना तो वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि हमारे खुद के अपने एक आकलन होते हैं हर राजनीतिक पार्टी के, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितने राजनीतिक दल हैं, वो अपना खुद का एक अनुमान लगाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से, अपने अन्य सोर्सेज के माध्यम से। उससे वो ये तय करते हैं हम किस सीट पे अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, किस पे वोट अच्छा हुआ, हमारे फेवर में हुआ, हमारे फेवर में नहीं हुआ। तो जिस तरह की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे थे कि उन्होंने एक सवाल पूछ लिया कि 11 जीत रहे थे तो कौन सी हार रहे हैं, तो ये हार और जीत नहीं, ये एक संभावना है। जब आप सवाल करेंगे उसका एक जवाब होगा, उस जवाब में संभावनाएं होंगी जीत की, उसमें जवाब में संभावनाएं होंगी हार की। तो हार और जीत की निष्पक्षता से बताया जाएगा। ये नहीं होगा मोहन यादव जी जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो कहते हैं हम 80 पार कर रहे हैं, बिहार में हम 40 पार कर रहे हैं। तो भाई 80 में से 80 सीट कैसे पार करेंगे, बिहार में 40 में से 40 सीट कैसे पार करेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। एसडीएम की सवाल पे योगी जी विधानसभा में कह देते हैं कि भाई 75 में से 95 एसडीएम हो गए, तो ये 20 का संख्या कैसे बढ़ गए? तो ये गुणा भाग गणित भारतीय जनता पार्टी का एक अलग चलता है, वो अलग अपने तरीके से चीजों को दिखाते हैं। सच बना रहे, विश्वसनीयता बनी रहे, मीडिया की भी बनी रहे, उन सर्वेस की भी बने रहे,
अगर हम निष्पक्ष होकर के बातचीत करते हैं। लेकिन जब पक्षपात करते हैं, जैसे भी आप वरिष्ठ पत्रकार ने भी इस बात को कहा कि गोदी मीडिया का नाम दिया गया, जब आप निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो आप पे प्रश्न चिन्ह लगेंगे। आप जब एक तरफ तराजू के एक तरफ बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप बैठे हुए दिखेंगे और दूसरा पगड़ा जो वो उठा हुआ दिखेगा। लेकिन जब आप बराबर का वजन रखेंगे तो दुनिया को दिखेगा कि आप निष्पक्ष हैं और बराबर हैं। दोनों तरफ पलड़ा जो है वो बराबर का है, कहीं ना नीचे है ना कहीं ऊपर है। तो ये मीडिया का दायित्व है कि वो किसी के पक्ष में ना जाए। अगर वो पक्ष में जाएगा, सवाल उठेंगे। जिनका इंडिया गठबंधन ने बायकॉट किया, उनकी टीवी चैनल्स अगर आप कितने सही हैं कितने गलत हैं, आपका इस पूरे मामले पर क्या मत किए, और क्या लगता है कि कोई विश्वसनीयता जिस तरह से हमने नहीं देखी बहुत ज्यादा एग्जिट पोल्स को लेकर के, क्या लगता है कि क्या आगे इसे लेकर के कोई विश्वसनीय एजेंसी होनी चाहिए जो ये तय करे कि सर्वे किस आधार पर किए गए हैं और कितनी बड़ी आबादी का सर्वे किया गया है? क्योंकि अगर हम देखते हैं, मान लीजिए अगर भोपाल में कुछ 20 लाख अगर जनता है तो यहां पर जो एग्जिट पोल किए जाते हैं वो सभी 20 लाख लोगों से तो पूछकर किए नहीं जाते हैं, कुछ एक अनुमानित संख्या होती है। तो ऐसे में जो फुल प्रूफ है वो भी नजर नहीं आता है। ऐसे में आपका क्या कुछ पक्ष की कितनी इसकी विश्वसनीयता किस तरह से कायम हो, किस तरह से पूरी तैयारियां की जाए एग्जिट पोल को लेकर? आपके सवाल का जो जवाब दूंगा, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो एक सवाल किया था, क्योंकि कांग्रेस यहाँ नहीं है, लेकिन आपने इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल किया और हम उस घटक दल के एक हिस्सा है, तो मेरा जवाब देना उसमें बनता है कि अगर जिन लोगों का हमने बायकॉट किया था उनके प्रश्न देखें, उनका व्यवहार देखें, क्या व्यवहार नहीं है, पगड़े का एक हिस्सा झुका हुआ नहीं दिखता है, तो निश्चित तौर पे उस जगह पे बैठना ठीक नहीं है। जब आप पहले से एक पक्ष लेकर के बैठे हो, किसी के लिए पार्टी बन के बैठे हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप घायल करने के लिए बैठे हो, तो घायल करने की स्थिति के साथ हम नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, आप निष्पक्ष होइए, सवाल कीजिए, हमारी आलोचना कीजिए। अगर हमारी आलोचना आप स्वस्थ मन से करेंगे, हम उस आलोचना के माध्यम से सुधार की गुंजाइश करेंगे। अब आपका जो सवाल है कि जो सर्वेज होते हैं वो सैंपलिंग पे डिपेंड करते हैं, सैंपलिंग का क्राइटेरिया आपने क्या रखा, मैंने पहले ही इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। आप युवाओं से पूछ रहे हैं तो युवा कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, क्या वो काम करता है, किस माहौल में रहता है, बहुत फर्क पड़ता है। वैसे ही महिलाएं, बच्चियों से आप पूछेंगे कितनी शिक्षित हैं, कितनी स्वरोजगार हैं, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, खुद का व्यवसाय करती हैं, पुरुष के लिए भी वही चीजें हैं। तो सैंपलिंग का क्राइटेरिया क्या रखा हुआ आपने, आप तय नहीं कर सकते। अगर केवल आपने 4 पुरुष से बात कर ली और चारों बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी पे आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो रोजगार कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो काम की अच्छाई और बुराई बता सकता है। तो ऐसी अलग अलग सैंपलिंग है। मुझे नहीं लगता ये केवल एक अनुमान है, और अनुमान को हम पूरी तरीके से 100% ये कह दें कि नहीं ऐसा ही परिणाम आएगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है, जब हम राजनीतिक लोग हैं, किसी भी पार्टी का राजनीतिक हो, आप उससे सवाल कीजिए। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, हमें वोट दीजिएगा, निवेदन करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, तो कई बार वोटर हमें ऐसा मिलता है जो कहता है 100% आपके साथ है। लेकिन जब परिणाम आता है तो जिसने वादा किया था या जिस मोहल्ले ने वादा किया था 100%, वो 100% खिलाफ में निकलता है। तो इसीलिए आप किसी के कहने पे भी वोटर के मान नहीं सकते। कई बार हृदय परिवर्तन वोटिंग मशीन के पास तक जाते में होता है। ठीक है, मुक्ता जी आपका रुख करना चाहूंगी। अभी आप पीएस जी को सुन रही थी, जिस तरह से उन्होंने तमाम बातें एग्जिट पोल्स को लेकर के भी कही और साफ तौर पर कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए सभी चीजों को लेकर के, चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो और चाहे इस तरह से जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो ईवीएम मशीन को लेकर के भी जिस तरह से तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे, इसे लेकर के भी उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। और ऐसे में जब 1938 में अमेरिका में जब ये शुरू हुआ था, मेयर के चुनाव से ये एग्जिट पोल होना शुरू हुआ था और इसी आधार पर हुआ था वोटर से पूछ करके, तो ऐसे में विश्वसनीयता किस तरह से कायम होगी और क्या अगर एग्जिट पोल्स हो रहे हैं तो क्या वह आगे आगामी आने वाले चुनाव के दरमियान कितने, क्योंकि इन्फ्लुएंस भी हम लगातार देखते हैं कि एग्जिट पोल्स के जरिए जो कार्यकर्ता है वो भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और कहीं जगह पे कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें हैं वो भी टूट जाती हैं। बिल्कुल सही गरिमा, देखिए इन्फ्लुएंस करने का ही काम एक तरीके से हम कहें एग्जिट पोल्स करती हैं। क्योंकि देखिएगा, आज आप भी नोट करिएगा, पिछली बार आपने विधानसभा के समय भी देखा होगा, जितने भी एजेंसी हैं किसी की भी एग्जिट पोल मेल नहीं खाते हैं, यानी सबके मेथड्स जो है वो अलग हैं। सैम्पलिंग जो वो लेते हैं, कितनी वॉल्यूम में लेते हैं, वो अलग होता है। तो इसमें जो बात आ रही है वो ये भी आ रही है कई बार कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर या एक मेथड तय होना चाहिए कि भाई इतनी सैंपलिंग होगी, इतने युवा, इतने शिक्षित, इतनी महिलाएं, इतनी पुरुष, इतने वृद्ध, तभी तो जाके एग्जिट पोल का मायने होगा। नहीं तो ये ऐसे ही है जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है, जो इंस्टाग्राम में तरह तरह की रील्स डालते हैं, जो एक तरह से ऐड करते हैं, प्रोडक्ट्स को वो यूज करके दिखाते हैं और लोगों
को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एग्जिट पोल को भी हम एक तरह के इन्फ्लुएंस के रूप में देखा जा सकता है। और देखिए इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में आप देखिए लगातार बीजेपी जो है एक माइंड गेम खेलती आ रही है। मैं लगातार इस बात को कह रही हूं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जिस तरह से कांग्रेस में बताती है बीजेपी की एक भगदड़ की स्थिति है, लगातार वहां से नेता जो है बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो एक ये भी तो माइंड गेम है कि देखिए कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, कांग्रेस में सब सही नहीं है। तो एग्जिट पोल जब आते हैं तो वो भी एक तरह का इन्फ्लुएंस का काम करते हैं। कितने सही साबित होते, कितने गलत साबित होते, ये तो क्लियर हो जाता है। 4 जून को क्लियर भी हो जाएगा। और पिछले कई चुनाव में भी हमने देखा है कि जो एग्जिट पोल बताते हैं नतीजा जो है उनका बिल्कुल उलट रहता है। आप ही ने इतने सारे अभी एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो इसके लिए भी एक मापदंड तय होना चाहिए। और देखिए अब जैसे आप इसको डिनाई नहीं कर सकती, सबके मन में उत्सुकता है, आपके और मेरे मन में भी उत्सुकता है कि 4 जून को आखिर क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश में कौन जीत रहा है, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, सेंटर में किसकी सरकार बन रही है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। तो देखिए आज अब 1 तारीख, आज शाम से जब ये शुरू होगा, 1 2 3 दिन लगातार यही चर्चा का विषय रहेगा। टीआरपी आएगी सब जगह, लोग इसी पे बातें करेंगे, बहस करेंगे, अलग अलग जगह पे इस पर डिस्कशन होगा। लेकिन मेरा फिर से इस पे ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस चीज का हिस्सा नहीं बन रही है तो वो अपना नुकसान कर रही है, क्योंकि आपको अपनी बात कहना चाहिए। जी मुक्ता जी, आपको सचिन जी भी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही हार मान लिया है। उन्हीं से आखिरी कमेंट। जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने हार मान ली है? देखिए कांग्रेस अपना नैरेटिव पुश करने की कोशिश करती है, और मैं इस जो मूव है उसको इस तरह से लेता हूं कि मीडिया को कहीं ना कहीं, जो मीडिया जब सरकार की अच्छी योजनाओं की प्रशंसा करती है, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको मजबूर करने की कोशिश कर रही है कि वो कांग्रेस के नैरेटिव को पुश करें। और मैं इसको उसी तरह के मूव के रूप में लूंगा। जब इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का सबसे पहला हक है, तो मीडिया उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती कि समानता के अधिकार का क्या होगा, ये संविधान में जो समानता का अधिकार जो दिया है उसका क्या होगा, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। और आज जी समय कम है, आज अगर संविधान से विपरीत जाकर, और अगर आज यहाँ पर ये धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है खुलेआम, तो यहाँ पर कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा रहा है कि आप ये संविधान को कमजोर करने का जो मूव बीजेपी का बताते हो, आप संविधान को कमजोर करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, ये तो आप जनता को बताओ कि आप जो धर्म के का आरोप। देखिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण को भी धर्म में बांटना चाहते हैं। आरक्षण की बड़ी स्पष्ट स्थिति है। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, अनुसूचित जाति के लिए एक सूची बनाई, जनजाति के लिए एक सूची बनाई, उनको रखा। उसके बाद ये तय हुआ कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो सामाजिक तौर पे, आर्थिक रूप पे, शैक्षणिक तौर पे पिछड़े हैं समाज के अंदर, उनके लिए काम करना चाहिए। तो काका कालेलकर कमेटी बनी, सच्चर कमेटी बनी, मंडल आयोग बना। मंडल आयोग में सिफारिशें तय हुई, उसमें धर्म नहीं देखा गया, उसमें पिछड़ापन देखा गया, सामाजिक शोषण देखा गया। तो उसमें मुसलमानों की भी कुछ जातियां आई और उनको जोड़ा गया, और उसी आधार पे केंद्र सरकार भी देती है मुस्लिमों को आरक्षण। मोदी जी ने खुद 2022 में कहा था कि मैं 70 जातियों को गुजरात में देता हूं आरक्षण। तो ये जो कहते हैं वो होता नहीं है, झूठ परोसने का काम करते हैं और ये झूठा ही वातावरण बनाते हैं। इसीलिए दूसरी बात, मेरा मीडिया से ये बड़ा अनुरोध है, पक्षपाती जो वातावरण बना हुआ है उससे ये हो रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से लोग सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, और आप लोगों की भी अब ये मजबूरी हो गई है कि आप लाइव टीवी की जगह आप भी मोबाइल टीवी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे बड़े चैनल्स हैं जो मोबाइल टीवी की तरफ जा रहे हैं, लोगों की मोबाइल पे आधारित हो गए। आपकी जो टीआरपीज हैं या जो आपका काम है वो मोबाइल पे डिपेंड हो रहा है। इसीलिए कि टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया है, और बंद इसीलिए करी है कि गोदी मीडिया का जो काम आगे बढ़ गया है उससे लोग दूरी बना रहे हैं। ठीक है यश जी, आपकी तमाम बातें हैं, लेकिन ये भी हमें तय करना होगा कि किस आधार पर आप ये गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सचिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और मुक्ता जी आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने लगातार एग्जिट पोल को लेकर क्या तमाम जो दल हैं उनके अपने अपने आरोप हैं, अपने अपने बयान है, और कांग्रेस ने पूरी तरह से टीवी डिबेट्स में शामिल होने को लेकर के किनारा कस लिया, और इस पर बीजेपी का तंज भी सामने आ गया। अब आज शाम 6 बजे के बाद से ही
एग्जिट पोल से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि इस एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं अलग अलग एजेंसियों से, अलग अलग जो टीवी चैनल्स हैं, उनसे कितना मेल 4 जून का परिणाम कहता है। आज के हमारे साथ खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला और आज होने वाली चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।